डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन प्री बोर्ड एग्जाम पेपर क्लास 12th का करंट। जो आपके सॉल्यूशंस बनाए गए हैं ये 100% सही बनाए गए हैं। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है चिंता करने की कि इसमें से कुछ भी गलत होने वाला है आपका। तो चलिए सही विकल्प चुनते हैं। और अगर आप क्वेश्चन के आंसर्स लिखने में जल्दबाजी कर रहे हैं तो आपसे बहुत सारी गलतियां होने वाली हैं, क्योंकि पेपर इस बार बहुत ही अजीबो-गरीब से इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस और घुमा फिरा के दिए गए हैं, जिनके आंसर्स को बुक से निकालना एक महाभारत है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पे व्यक्तिगत इकाइयाँ का अध्ययन किया जाता है। मैंने आपको मॉडल पेपर्स जो क्वेश्चंस पेपर्स करवाए हैं सभी विषय के, उनको ज़रूर देखिए। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आए हैं और बाकी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। तो मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करवा दिए, उनको ज़रूर देखना। उदासीनता वक्र होता है तो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। ये ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता जो है वो शून्य हो जाती है। स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं? जो एक दूसरे की जगह पे यूज की जा सकती हैं वो स्थानापन्न वस्तुएं हैं। जैसे कि चाय नहीं मिलेगी तो आप कॉफ़ी पी सकते हो। तो ये आपका जो है आपका स्थानापन्न वस्तुओं में आती हैं। पाँचवा क्वेश्चन है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है? तो उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है? तो अल्पकालीन के लिए परिवर्तनशील अनुपातों का नियम यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नीचे आपको नोटिस मिल रही है बार बार में कि प्लेलिस्ट में जाकर के अपने सारे मॉडल पेपर्स या सारे प्री बोर्ड पेपर्स के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है जिस पे आप क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्यूशंस के लिए भेज सकते हैं। उस पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी तो अवधि में स्थिर लागत नहीं होती, तो दीर्घ लंबी यानी कि लंबी अवधि में स्थिर लागत नहीं होती। औसत लागत वक्र का आकार जो है यू अक्षर जैसा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। इसके बाद में पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता एक समान या समरूप वस्तुएं बेचते हैं। यहाँ पर एक समान लिखें या समरूप, दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा को खालिस्तान कहा जाता है, तो उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच ऋणात्मक या विपरीत संबंध जो है होता है। ठीक है, विपरीत लिखो या ऋणात्मक लिखो, दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से कम होती है। ठीक है, कम कीमत होगी तो भले ही हमारे पास स्टॉक होगी लेकिन पूर्ति जो है वो स्टॉक से कमी की जाएगी। ठीक है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, जोड़ियाँ बनाने की बात करते हैं। तो साम्य कीमतें जो है ये आ जाएगा आपका मांग और पूर्ति के लिए यूज़ होता है, यानी कि बराबर होती है साम्य कीमतों पे दोनों मांग और पूर्ति। उसके बाद में आपका औसत प्राप्ति संप्राप्ति जो है वो कुल संप्राप्ति और बटे में उत्पादन मात्रा क्वांटिटी होती है। उसके बाद में कुल संप्राप्ति जो होती है वो कीमत इंटू मात्रा होती है। इसके बाद में आपका द्वि-अधिकार जो है 2 विक्रेताओं के बीच में होता है। उसके बाद में समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक है। और मैक्रो जो है आपका आय तथा रोजगार सिद्धांत है। ठीक है, मैक्रो में आय तथा रोजगार सिद्धांत का स्टडी किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो जीएनपी का नाम आपको पता ही है, मैंने मॉडल पेपर में सारे करवाए हैं ये क्वेश्चंस। जीडीपी का नाम भी आपको पता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे फुल फॉर्म लिखने थे, सभी को याद होगा, इसकी आवश्यकता नहीं है आपको बताने की, आंख मूंद के भी आपने लिख दिया होगा। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है? तो आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन का अनुपात जो है सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? तो आय में परिवर्तन तथा उपभोग में परिवर्तन का अनुपात सीमांत उपभोग परिवर्तन प्रवृत्ति कहलाता है। अगला जो है, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में किसी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का हस्तक्षेप ना हो, अर्थात मतलब विश्व के देशों के साथ में व्यापार ना होकर के देश में ही व्यापार हो, जिसमें हम जिसे हम बंद अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। इस अर्थव्यवस्था में जो आयात निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता। सत्य असत्य की बातें करते हैं। तो विकसित राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट जो है सबसे उपयोगी होता है, तो बिल्कुल सत्य वचन है। ये विकसित राष्ट्र जो है ये घाटे का बजट को ज़्यादातर उपयोग कर रहे हैं इसके लिए, विकास से अपने अपनी रोजगार समस्या को निपटने के लिए। उसके बाद में सरकारी बजट की अवधि जो है 1 वर्ष होती है, तो ये गलत है। सरकारी बजट की अवधि जो है वो 1 वर्ष सॉरी सरकारी बजट जो है हर साल होता है, तो ये सत्य है। ठीक है, यहाँ पे सत्य लिखा हुआ है मैंने भी, और मॉडल पेपर में भी आपको बताया था ये सत्य है।
उसके बाद में भारत की वित्तीय वर्ष 1 मई से 31 मार्च होती है, तो मई से नहीं होती है, ये गलत है, असत्य वचन है। ये मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन था उसको थोड़ा-सा घुमा के दिया गया है। इसके बाद में आपका चौथा क्वेश्चन है, भुगतान शेष के अंतर्गत केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, तो ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है? और इसके बाद में भुगतान संतुलन हमेशा जो संतुलित होता है, बिल्कुल सत्य है ये भी। और उसके बाद में व्यापार संतुलन में के अंतर्गत जो है अदृश्य मतें शामिल होती हैं, तो ये असत्य है, इसमें दृश्य मतें शामिल होती हैं। ये मॉडल पेपर का उल्टा क्वेश्चन है। इसके बाद में आपका है सकारात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अथवा में बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अथवा में हमने कर दिया ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ अधिकांश संसाधन शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के पास होती हैं तथा वह व्यक्ति लोगों के मांग के अनुसार अपनी स्वेच्छा से बाजार में मौजूद उत्पादन के दाम को कम और अधिक कर सकता है। इस तरह के अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया। इसके बाद आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर है, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? अथवा में कुल उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? तो दोनों चीज़ें लिखी गई है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? जब सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है। और कुल उपयोगिता एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग है जो किसी वस्तु की दी गई मात्रा को उपयोग करने से प्राप्त होती है। तो ये दोनों डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी बुक में है, चाहे तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बाजार किसे कहते हैं अथवा पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए पहले बाजार किसे कहते हैं, तो बाजार की बात करते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार शब्द से अभिप्राय उस समस्त क्षेत्र से है जहाँ तक किसी वस्तु के क्रेता व विक्रेता फैले होते हैं तथा उसमें स्वतंत्र प्रतियोगी होते हैं और जिसके कारण वस्तु के मूल्यों में एक रूपता की प्रवृत्ति पाई जाती है। और यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं, तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार वह बाजार है जिसमें क्रेता और विक्रेता के बीच वस्तुओं का क्रय विक्रय प्रतियोगिता के आधार पर होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से कोई भी फर्म या व्यक्ति वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। पूर्णतः प्रतियोगिता में वस्तुओं का मूल्य प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। ठीक है, तो ये दोनों के आंसर आपने 8वें में देखा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन, साम्य मूल्य किसे कहते हैं? जब क्रेता और विक्रेता में सौदेबाजी चलती है और अंत में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा और तथा वस्तु की पूर्ति की मात्रा आपस में बराबर हो जाती है, तो वहाँ पर जो है उसका साम्य मूल्य कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर उस बिंदु पर निर्धारित जो मूल्य है ना, उसी मूल्य को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका साम्य मूल्य का। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, द्विअधिकार किसे कहते हैं, अल्पाधिकार किसे कहते हैं? तो दोनों ही यहाँ पर हमने लिख दिए, द्विअधिकार अल्पाधिकार। आप इसको देख सकते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को पूरे तरीके से आप शांति से पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 11 नंबर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की दो विशेषताएं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं ये भी आपको बतानी है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं जो है मैंने मॉडल पेपर में भी कराया था, तो जो है इसका आंसर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ अथवा वाला इसको आंसर को आप उतार सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 12 नंबर है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, टिकाऊ वस्तु किसे कहते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय तो जानते ही हो आप, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है और उसी को हम डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। और टिकाई वस्तुएं तो आपको पता ही है, वैसी वस्तुएं होती हैं जो कई वर्षों तक या अधिक लंबे समय तक चलती हैं, उनको हम टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका एग्जाम्पल भी दे दिया है, दोनों ही आंसर आ गए। 13 नंबर क्वेश्चन की, वस्तु विनिमय क्या है अथवा बैंक किसे कहते हैं? ठीक है, तो वस्तु विनिमय क्या है, तो आपको पता ही है, मुद्रा के बिना जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेते देते हैं तो उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि गेहूं के बदले कपड़ा प्राप्त करना या अध्यापक को उसकी सेवाओं का भुगतान अनाज के रूप में करना, ये भी आपकी विनिमय प्रणाली है। ठीक है, मतलब इसमें मुद्रा का उपयोग नहीं होता। अथवा मैं बैंक किसे कहते हैं, तो यह बैंक की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन जो है किनले ने दी थी। किनले ने जो दी थी, इसमें क्या लिखा था, बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए व्यक्ति को ऋण देती है जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है और जिसके पास व्यक्ति अपना बचा हुआ धन सुरक्षित रखते हैं, वो बैंक कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी गई थी।
इसके बाद में 14 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया सरकारी बजट के 2 अवयव कौन से हैं? तो राजस्व बजट है और एक पूंजीगत बजट है। दोनों ही आपके इसके 2 अवयव हैं। इसके बाद में इन अवयवों में और भी अवयव हैं, फिर इसके और पार्ट हो जाते हैं, वो हमें नहीं पूछा है। बजट का अर्थ क्या है? तो बजट आने वाले वित्तीय वर्ष का वित्तीय नियोजन है, जिसमें एक तरफ प्रत्येक वस्तु से होने वाली संभावित आय का अनुमान होता है तथा दूसरी तरफ व्यय के सभी अनुमान होते हैं। ठीक है? आय और व्यय दोनों का अनुमान होता है बजट के अंदर। इसके बाद में आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, भुगतान संतुलन किसे कहते हैं या विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं? विदेशी विनिमय दर दो देशों के बीच एक देश की मुद्रा की वह मात्रा है जिसके द्वारा दूसरे देश की मुद्रा की इकाई को क्रय किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है विदेशी विनिमय दर। अब आते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन पे, मिश्रित अर्थव्यवस्था की तीन विशेषताएं और व्यष्टि अर्थशास्त्र की तीन विशेषताएं आपको बतानी है। तो हमने यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था की तीन विशेषताएं की जगह 4-5 विशेषताएं लिखी हैं। आपको जो याद करना है, जो लिखना है वो लिख सकते हैं। दो विशेषताएं आपके सामने हैं और इसके बाद में 3 नंबर और 4 नंबर जो विशेषताएं हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। ये विशेषताएं लिख लोगे आप, 4 में से 3 आपको लिखनी है, तो चारों लिखो या 3 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीनों को याद करने की बजाय आप 4 याद करो, ताकि आप भूलो तो भी एक ही भूलो। अगर आप 3 ही याद करोगे तो एक भूल जाओगे, तो फिर लिखोगे क्या? तो इस तरह से आपको समस्या हो सकती है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें, कुछ भूलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 17 नंबर है, पूर्ति की लोच क्या है? इसका सूत्र लिखिए अथवा में पूर्ति का नियम लिखिए। तो पूर्ति का नियम क्या है? पूर्ति और कीमत के संबंध को ही पूर्ति का नियम कहते हैं। अन्य बातों के यथास्थिर रहने पर यदि किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि होती है और कीमत में कमी होने पर पूर्ति में भी कमी आती है, तो इसे पूर्ति का नियम कहते हैं। अतः पूर्ति का नियम कीमत तथा पूर्ति की मात्रा के बीच सीधे संबंध को व्यक्त करता है। ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मितव्ययता का विरोधाभास किसे कहते हैं? ये वाला जो है क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी आ चुका है, वहाँ पे भी मैंने सॉल्व कराया है और यहाँ पे भी आपको आंसर मैंने इसका दे दिया है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, सरकारी बजट के कोई 3 उद्देश्य अथवा में है घाटे के बजट के प्रकार। तो यहाँ पर देखिए, सरकारी बजट के 3 उद्देश्य की जगह आप 5 उद्देश्य लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे उद्देश्य हैं, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए, आर्थिक स्थिरता के लिए, रोजगार का सृजन करने के लिए, सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध प्रसार के लिए और आय एवं संपत्ति संपत्ति का जो है पूर्ण वितरण के लिए। सारी के सारे जो है आप लिख सकते हैं पॉइंट वाइज जो है सरकारी बजट के उद्देश्य। ठीक है, यहाँ 5-5 6-6 लिख दिए हैं। आपको कितने पूछे हैं? 3 पूछे हैं। ठीक है, इसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन है, पूर्णतया लोचदार मांग की सचित्र व्याख्या करनी है या फिर मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों को बताने हैं। तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाला वस्तु का स्वभाव है, वस्तु का प्रयोग है, वस्तु का जो स्थानापन है उसकी उपलब्धता है और उसके बाद में उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति भी है, पैसे होंगे तभी होगा, और धन का वितरण भी है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट में हम इसको समझा सकते हैं इस तरह से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे स्थिर तथा परिवर्तनशील लागत में अंतर आपको बताना है अथवा में इस टेबल के हिसाब से सीमांत उत्पादन तालिका बनानी है। सीमांत उत्पादन तालिका बनाना मैंने आपको मॉडल पेपर में सिखाया है, तो उस वीडियो को देखोगे तो आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को बार बार कराना हमारे लिए भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम होता है। ऑलरेडी सॉल्व करा दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे नोटिस बार बार आ रही है स्क्रीन पे। इसमें मोबाइल नंबर भी है, आपको व्हाट्सएप नंबर भी है और साथ साथ में नोटिस मिल रही है कि प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट्स को सॉल्व करके डाला गया है। उनको आप देखिए, आपका काम आसानी से बन जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। जिन बच्चों को सारे मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशन चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। साथ ही साथ जितने भी प्री बोर्ड एग्जाम पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशन चाहिए तो भी उनको जाना ही होगा आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें प्लेलिस्ट बनाई गई है 12th क्लास के लिए। तो यहाँ पे स्थिर परिवर्तनशील लागत में अंतर बता देंगे, तो इस टेबुलर फॉर्म में बता देंगे। आधार का अंतर संबंध है, प्रभाव है, उत्पादन बंद करने का प्रभाव जो है स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से 3 नंबर और 4 नंबर हमने लिख करके आपको बता दिया है। तो इस तरह से आप जो है बता सकते हैं। कितने अंतर बताने हैं आपको? 3 अंतर बताने हैं। आपको यहाँ पे लिखा नहीं है कि कितने अंतर हैं, लेकिन क्वेश्चन है 4 नंबर का, तो 4 अंतर तो कम से कम आपको बताने होंगे। तो 4 अंतर हमने यहाँ पे आपको बताए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन इसका जो अथवा पार्ट है इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मॉडल पेपर की लिंक मिल जाएगी आपको, अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की, उसमें आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें है, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से आय गणना विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करनी है। तो यहाँ पर ये मदे दे रखी हैं और इसी तरह से जीडीपी की गणना करनी है। तो हम चलिए राष्ट्रीय आय निकाल लेते हैं। राष्ट्रीय आय आय गणना के हिसाब से क्या होता है? वेतन एवं मजदूरी प्लस किराया या लगान प्लस में लाभ प्लस में ब्याज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में
वेतन और मज़दूरी कितनी है 40,000, तो वेतन और मज़दूरी की जगह हम 40,000 लिखेंगे। किराया या लगान दिया हुआ है हमारे को 4,000, तो 4,000 इसको लिख देंगे। लाभ कितना दिया गया है हमारे को? लाभ दिया गया 10,000, 10,000 ये लिख देंगे। उसके बाद में ब्याज हमारे को दिया गया है इस क्वेश्चन में लगभग 6,000, ये रहा 6,000, तो इस 6,000 को भी लिख देंगे। सभी को जोड़ेंगे तो 40 और 10 50 हो जाएगा, और 4 और 6 10, ये हो जाएगा 60 करोड़ जो है राष्ट्रीय आय हमारा आएगा आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ऊपर वाला जो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह से आप जीडीपी की भी गणना कर सकते हैं, सबसे इजी होता है राष्ट्रीय आय की गणना करना। उसके बाद में 23 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है व्यापारिक बैंक के कोई 4 कार्यों का वर्णन करना है। व्यापारिक बोलिए या व्यावसायिक बैंक बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, इस कोई दिक्कत नहीं है। ले और दूसरा जो अथवा पार्ट में है, केंद्रीय बैंक के कोई 4 आपको कार्यों का वर्णन करना है। केंद्रीय बैंक आप जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक को ही केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है। वही केंद्रीय बैंक है पूरे इंडिया का। तो यहाँ पर यह भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है, रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई थी। केवल 5 करोड़ से ये जो है स्टार्ट हुआ था, और इसके बाद में इसी को इस ये देश का सबसे बड़ा बैंक है जो आपका मुद्रा भी जारी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या काम है इसका? नोटों का निर्गमन, यानी कि इशू करता है नोटों को। पहला काम ये है, इसके अनुसार आप इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करके समझाएंगे। दूसरा कार्य है इसका, 4 कार्य लिखने हैं, हम 5 कार्य आपको बताएंगे। दूसरा कार्य है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट भी है ये। दूसरा पैराग्राफ में समझा देंगे इसको 2 लाइनों में। इसके बाद तीसरा जो है इसका कार्य बैंक के रूप में कार्य करना है, यानी कि जो बैंक है उनके बैंक के रूप में कार्य करता है ये, ठीक है, तो इसको भी आप समझाएंगे। चौथा है साख नियंत्रण करना, यानी कि कंट्रोल करता है क्रेडिट को, ठीक है, जो जो पैसे दिए जाते हैं उनको। और पांचवा जो है हमने लिखा है विदेशी विनिमय पर नियंत्रण करना, यानी कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, ठीक है। तो ये आपका 5 हमने पॉइंट दिए हैं, 4 आपसे लिखने को बोला है। तो ये है कंप्लीट आपका आंसर इकोनॉमिक्स का, जो कि करेक्ट आंसर्स के साथ में फुल सॉल्यूशन दे दिया गया है। इसी तरह से आपका हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, बायो है, सभी सब्जेक्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हिंदी इंग्लिश सब कुछ करेक्ट आंसर के साथ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप विजिट करते हैं प्लेलिस्ट, तो आपको आसानी से सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, सारे मॉडल पेपर्स मिलेंगे, और जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आने वाले समय में, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, वो भी बताए जाएंगे। तो सब कुछ बताया जाएगा। बस इस चैनल में बने रहना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और बेल आइकन को क्लिक करके आपके अपने नोटिफिकेशन के लिए इसको तैयार कर लेना है, ताकि आपसे कोई वीडियो छूटे ना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।